विवेक, बिहार चुनाव में सीटों को लेकर पार्टी ऑफिस के बाहर नेताओं की भीड़ है। बीजेपी ऑफिस का कुछ नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। नेता अपनी अपनी दावेदारी को लेकर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं नेता उम्मीदवारी पर उनकी दावेदारी को सुन भी रहे हैं, तो उम्मीदवारी के लिए भीड़ जुटी हुई है। अध्यक्ष है, उनके साथ यहाँ पर कई जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो अलग अलग जगहों से जो लोग आए हैं उनसे यहाँ पर बात हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष खुद उन लोगों से बात कर रहे हैं और जो टिकट को लेकर जो बातें हैं, क्योंकि अभी क्या कुछ तय हुआ है एक बार हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, सर आज सभी नेता पटना में है, बैठक का दौर होगा, क्या कुछ तय होना है? जब तय होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जाहिर बात है, चुनाव चल रहा है तो बैठकों का दौर तो चलेगा। सर नॉमिनेशन भी फर्स्ट फेज का शुरू हुआ, अभी तक कुछ साफ नहीं है सर, तो आज चुनाव समिति भी बैठ रही है सर। आपको जैसे सब कुछ साफ होगी सबसे पहले मैं आपको सूचना दूंगा। कल में सलट जाएगा, सब हो जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्द सब साफ हो जाएगा और टिकट की दावेदारी भी लगातार पार्टी में चल रही है। इसके अलावा जो एनडीए के अंदर सीट और सीटों का जो तालमेल होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से गठबंधन के दलों के बीच सीट का बंटवारा होगा और एलजेपी का क्या भूमिका होगा, क्या एलजेपी एनडीए में रहेगी या फिर बाहर जाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिस पर आज से कल तक में पार्टी फैसला लेगी और इसी को लेकर मंथन का दौर जो है वो पार्टी में चल रहा है। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में सियासी बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है और बीजेपी की आज हो रही 3 बड़ी बैठक। संजय जायसवाल के साथ नागेंद्र नाथ की बैठक होने वाली है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं की जो लिस्ट है बैठकों वाली, वो हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी मौजूद होंगे इस बैठक में। चुनावी रणनीति पर बैठकों का दौर तेज है। दोपहर बाद बीजेपी की जेडीयू के साथ बैठक है, यानी आज पूरा दिन बैठकों का दिन है। सीट शेयरिंग को लेकर बेहद अहम इन बैठकों को माना जा रहा है। शाम के 5 बजे बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। सुशील मोदी के आवास पर सभी बड़े लीडर्स बीजेपी के जुटने वाले हैं। साकेत हमारे साथ, तो आज शाम 5 बजे तक की बात कही जा रही है और यह भी कहा संजय जायसवाल ने कि सबसे पहले साकेत आप ही को बताएंगे। बिल्कुल विवेक, अभी चूंकि लगातार बैठक चल रही है, सुबह से हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ अलग अलग बैठकें सभी नेताओं की चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नागेंद्र जी और साथ ही साथ राधा मोहन सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस बार बनाए गए हैं, उन लोगों की बैठक चल रही थी एक बंद कमरे में। उसके बाद अभी पार्टी का जो कार्यालय है उसके एक सभागार में बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। लेकिन सवाल ये है विवेक, सबसे अहम बैठक की जो बात की जा रही है वो शाम 5 बजे बैठक होगी सुशील कुमार मोदी के आवास पर, जो चुनाव समिति की बैठक होगी। ये सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इसी बैठक में ये साफ होगा कि कैंडिडेट किस तरह से चयन किया जाएगा कैंडिडेट का, क्योंकि बीजेपी में ये नियम बनाया गया है कि कोई भी कैंडिडेचर या किसी चीज पर जब डिस्कस होगा तो इसके लिए चुनाव समिति की बैठक होगी और उसी में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर पार्टी किन किन को इस बार उम्मीदवार बना रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर विवेक सबसे बड़ा ये है कि आप कैंडिडेट के लिए तो बैठक बुला रहे हैं, लेकिन सीटों का क्या होगा? एनडीए में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगा, यही तय नहीं है। तो ऐसे में कैंडिडेट को लेकर बातचीत करने के लिए तो कह सकते हैं, क्योंकि आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है, जो पहले फेज का नॉमिनेशन है विवेक। तो ऐसे में अब जल्दबाजी में है सभी पार्टियां। भले अभी सीट को लेकर एनडीए में साफ नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट को लेकर मंथन पार्टी अपने स्तर पर कर लेना चाह रही है। और एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि आज जेडीयू के साथ भी अहम बैठक इन नेताओं की होगी। तो ये तमाम चीज, चूंकि आज काफी अफरा तफरी का माहौल रहने वाला है और राजनीतिक पारा जो है वो पटना का गर्म है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कार्यकर्ता बिल्कुल नजर बना के रखिए साकेत, क्योंकि आज जो बैठक है काफी अहम है। कई चरणों में बैठक हो रही है बीजेपी खेमे में और महागठबंधन खेमे में भी। लेकिन सबसे अहम जो आपने जानकारी दी कि सुशील कुमार मोदी के आवास पर जब सभी बड़े नेता जुटेंगे तो सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर विशेष बात होगी और खबर निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसे पेच को लेकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी का कहना है कि बातचीत चल रही है, जल्द ही सब फाइनल हो जाएगा।
सभा के पहले चरण के मतदान का 71 सीटों पर आज से नामांकन शुरू है और लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों को लेकर के कुछ भी सामने नहीं आया है कि कितनी सीटें हैं, ना उम्मीदवारों को कोई पता है। हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के अशोक चौधरी जी हैं। आज से नामांकन शुरू है सर। हाँ। और अभी तक कुछ भी फैसला आपका नहीं हुआ है। नहीं, हो जाएगा, कोई अभी समय है। 7 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, 7 तारीख तक डेट है, इसलिए आजकल दो रोज में सब फाइनल हो जाएगा। कहाँ पे बात अटक गई है? नहीं, बात अटकी नहीं कहीं हुई है, न बात अटकी है, न बैठक का दौर शुरू होगा। हम समझते 1-2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, आपके नेता भी जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन सामने कहीं ना कहीं पेंच तो अटक गई है। चिराग पासवान को लेकर के सबसे बड़ी समस्या आ रही है, क्या लगता है? वहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है, जो शीर्षस्थ नेता बातचीत कर रहे हैं, हम समझते हैं कि वो जल्द 1-2 दिन के अंदर सब मामला को सलटा लेंगे। एनडीए पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव में जाएगी और चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। जिस ढंग से चिराग पासवान अड़े हुए हैं, अगर चिराग पासवान खुद को अलग करते हैं तो उसके बाद भी अभी देखिए, जो भी इन सब चीज़ों पर अभी संवेदनशील इश्यूज रहते हैं, ये सब चीज़ों पर बोलना उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन के अंदर सब सलट जाएगा। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष है, इनका दावा है कि 1 से 2 दिनों में सब कुछ सलट जाएगा। लेकिन जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि ये सारी परेशानियां कब तक खत्म होती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बात करेंगे महागठबंधन की, जहां सीटों पर सबसे ज्यादा संग्राम है। हालात ये हैं कि पुराने साथी छोड़कर जा रहे हैं, नए जुटे साथी भी अपना फैसला अलग से ले रहे हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो सीटों पर बातचीत सहयोगी दलों से जारी है, लेकिन तय कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को जो ऑफर मिला है उससे कांग्रेस के नेता नाराज हैं और इसके अलावा वाम दल जो पिछले महीने ही आरजेडी के साथ आए थे, उन्होंने नाराज होकर 30 सीटों पर लड़ने की घोषणा करते हुए सीटों के नाम की घोषणा भी कर दी। महागठबंधन के 2 दल हम पहले ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए का हिस्सा है। आरएलएसपी महागठबंधन छोड़कर अलग राह पर है। तो महागठबंधन में सीटों पर संग्राम के बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का कहना है कि समझौते में थोड़ा आगे पीछे चलता है, कुछ दिनों में सब कुछ तय हो जाएगा। छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। समझौता में तो ये सब होता ही है, कोई जिद तो चलता नहीं है। जब समझौते में आप जा रहे हैं तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलता है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। समझौता होगा। माले भी मतलब डिसिप्लिन पार्टी है, वो एक बार जो समझौता हुआ तो जिसको विड्रॉ करने के लिए कहेगा तो विड्रॉ करेगा। उसमें क्या है, कोई पार्टी में जहाँ तय हो जाएगा कि नहीं ये सीट आपको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेगा, उसमें क्या है। अभी तो है 3-4-5 दिन समय, अभी 1 सप्ताह का समय है। और बिहार की सियासत की बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और दिल्ली में ये बैठक हो रही है। सभी नेता मौजूद हैं, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। बिहार कांग्रेस की कमेटी की बैठक है और नेताओं के नाम पर मंथन चल रहा है। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, सदानंद सिंह मौजूद हैं और तमाम प्रदेश स्तर के जो बड़े लीडर हैं वो उम्मीदवारों के नाम को लेकर बैठे हुए हैं। दिल्ली में नेताओं की बैठक हो रही है और मंथन चल रहा है। बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक, जिसमें नेताओं के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और आप देख रहे हैं कि काफी गहन चिंतन मनन चल रहा है और ऐसे में उम्मीदवारों के नाम को लेकर कि कहां से किन सीटों से जीत हासिल की जा सकती है, आखिर वो चेहरा क्या हो सकता है और जनता कैसे उस पर भरोसा करेगी। खासकर पार्टी अपनी लाइन को लेकर चल रही है और दिल्ली में हो रही नेताओं की बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी मंथन चल रहा है। और रंजीता झा हमारे साथ दिल्ली सहयोगी। रंजीता, क्या खबर है? बैठक तो चल रही है, कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक और की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और बिहार कांग्रेस के और जो दिल्ली कांग्रेस के जो नेता है वो सभी शामिल हुए थे। आज दूसरे दौर की ये बैठक हो रही है, जिसमें अन्य कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रीनिंग की इस बैठक के बाद जो सीईसी होती है, केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की, वो बैठेगी, उसमें फाइनल हो पाएगा कि आखिर उम्मीदवार किस सीट पर कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारती है। लेकिन विवेक, इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये कि आज जो बिहार में भी बैठक होनी है तेजस्वी यादव की यहाँ, उसमें सीटों को लेकर फाइनलाइज हो पाएगा कि कौन सी विधानसभा सीट पर गठबंधन के तौर पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी।
इसको लेकर कहा जा रहा था। कल जब सदानंद सिंह से न्यूज 18 ने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि गठबंधन में कौन सा सीट किसकी पास जाता है। लेकिन उससे पहले ये एक्सरसाइज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है 15 रियासी में। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर तेजस्वी यादव की डिग्री यानी कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी की सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एनडीए के पास जहां इंजीनियरिंग की डिग्री वाला सीएम कैंडिडेट है तो विपक्ष के पास 8वीं तक की पढ़ाई करने वाला। वहीं आरजेडी ने अपने नेता की डिग्री पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। बिहार में 15 वर्षों का शासन एक अभियंता राजनेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अकल्पनीय विकास को बिहार की जनता ने देखा है। दूसरी तरफ मुकाबले में जो व्यक्ति खड़ा है, न उसके पास डिग्री है, न ही जनता से जुड़े मुद्दों की समझ, तो इसीलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं। तेजस्वी यादव जो सर्टिफिकेट के मामले में जितना पढ़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट है, लेकिन आज नाकों चना चबा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को, इसलिए अनर्गल बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब बिहार के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। इधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार विधानसभा चुनाव में 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटना दौरे पर आए अठावले ने कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर उनकी एनडीए के नेताओं से बात नहीं हुई है और साथ ही अठावले ने दावा किया कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का समझौता हो जाएगा। चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी है, रामविलास पासवान के लड़के हैं। अभी रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी है। मुझे लगता है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। अगर एनडीए के बाहर जाने से कोई उनका फायदा होगा नहीं, तो इसलिए जो भी बात है उनको अच्छी सीटें भी देने का जो चर्चा चल रही है, मुझे लगता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कल से मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है और इसे लेकर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय में जिले का पहला आदर्श मतदान केंद्र तैयार किया गया है, जिसमें हेल्प डेस्क के साथ तमाम सुविधाएं दी गई हैं। इस स्कूल में बूथों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। सभी बूथ अभी से ही सज धज कर तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से तैयारी जोर शोर से चल रही है। शुरुआत पटना के बेली रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय से की गई है, जहां आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। देखिए, जो मतदान केंद्र बनाया गया है वो सज धज कर अभी से ही तैयार है। कल से यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। जो पोलिंग कर्मी है उनको यहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको लेकर जो मॉडल बूथ है वो तैयार हो चुका है। इस विद्यालय में तकरीबन 9 बूथ बनाए जा रहे हैं। चूंकि हर बार 5 बूथ बनाए जाते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल है, यही वजह है कि बूथों की संख्या बढ़ाई गई है और तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसको यहाँ पर दीवारों पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी दाएं और बाएं जो 2 बूथ आप देख पा रहे हैं, दोनों बूथ सज धज कर तैयार है। जो क्यू बनाया गया है, इस क्यू में 12 लोग एक बार में खड़े हो सकते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर येलो लाइन दिया गया है और इसी पर देख सकते हैं कि जो मतदाता होंगे वो खड़े होंगे। 12 लोग से ज्यादा होने पर उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, पीके सिंह, उनसे हम सीधे जानते हैं। क्या कहेंगे सर, इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है? बूथों की संख्या 5 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है, लेकिन वोटर लिस्ट वही है। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन ने बूथों की संख्या बढ़ा दिया है, जिससे कि सभी मतदाता सुरक्षित रहें। और अच्छा, क्या सब फैसिलिटीज रहे यहाँ पे? पहले तो मेन गेट से जैसे ही मतदान के लिए मतदाता इंटर करेंगे, वहीं पे उनका एक थर्मल स्क्रीनिंग होगी। एक रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे उनको सब चीज़ बताया जाएगा। ऐसे भी सब जगह इंडिकेटर लगाए गए हैं, कौन सा बूथ कहाँ पे है, किस रूम में है, डायरेक्शन एरो के साथ वहाँ दिखाया हुआ है। वोटिंग होना है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने फिलहाल एक मॉडल बूथ तैयार किया है, लेकिन पटना जिले में कुल 309 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर वोटिंग होनी है। और तमाम जो इंतजामात हैं इस बार बदले बदले रहेंगे और जो सुविधाएं हैं उसको अभी से ही दर्शाया गया है, ताकि जो मतदाता है वो जागरूक होकर अधिक से अधिक मतदान कर सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना के बेऊर में अपराधियों ने बीजेपी नेता राजेश कुमार झा उर्फ राजा बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी। तेज प्रताप नगर ने सीताराम उत्सव हॉल के पास बाइक सवार अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारी। बेऊर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और आज बेउर के तेज प्रताप नगर में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। हम मौजूद हैं तेज प्रताप नगर में, जिनकी हत्या हुई है राजेश कुमार झा उर्फ राजू बाबा, वो उनके आवास पे हैं। ये देख सकते हैं कि वो बीजेपी के जयंत मंडल के उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ था, यहाँ उनका ऑफिस था और यहाँ यहीं से जो है वो निकले थे टहलने के लिए और उसी दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। किस तरह से घटना घटी है, उनके रिश्तेदार ये हैं? जी सर, हम उनके बहनोई हुए। वो सुबह हम लोग सोए हुए थे यहाँ पे, तो उधर से किसी ने गेट बोला कि किसी ने राजू बाबा को गोली मार दिया। हम लोग दौड़े दौड़े गए, वहाँ पे पड़े हुए थे। वहाँ किसी एम्बुलेंस को फ़ोन किए, कोई नहीं आया। प्रशासन को फ़ोन किया, वहाँ पे नहीं पहुँचा। फिर हम लोग किसी तरह उनको ऑटो में लेकर के हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने पीएमसीएच भेजा और पीएमसीएच गया तो वहाँ पर उन्होंने उनको डेथ साबित कर दिया था। जेल के किसी अपराधी से भी मामला जुड़ा हुआ है? नहीं सर, ये कैसे किसी अपराधी से नहीं इनको मामला जुड़ा हुआ है। ये सर प्रॉपर्टी का काम करते थे और प्रॉपर्टी में ये अच्छे खासे, बहुत एक गरीब परिवार से थे, अच्छे खासे अपनी प्रॉपर्टी बना लिए मेहनत के बल से। घर के पास ही राजेश झा की हत्या हुई और पुलिस काफी देर बाद पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कहां थी? दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। गोपालगंज में बाढ़ ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। सारण मुख्य तटबंध टूटने के कारण बैकुंठपुर, बरौली और सिधवलिया प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बरौली के देवापुर, नवादा और रतन सराय की तस्वीरें सबसे ज्यादा खराब हैं। देवापुर के वार्ड संख्या 8 में बाढ़ पीड़ितों के घर में पानी घुस चुका है। लोग बिस्तर पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के खाने पीने का सारा सामान पानी में भीग चुका है। उनका कहना है कि बांध टूटने की वजह से 2000 घर पूरी तरह पानी में डूब गए। लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के कारण इन बाढ़ पीड़ितों को ना तो कोई नेता पूछने आते हैं और ना ही अधिकारी मदद करने। लोगों ने बाढ़ के नाम पर 6000 रुपये मिलने से भी इनकार किया है। किशोर नाम बा, घर रतन सर धोबी टोला। लॉकडाउन से लेके दू हाली बाढ़ आ गई। ये हमने के लगे व्यवस्था बा, ये सामने बा हमने के लगे और दोसर कोनो संग आइले नहीं, मजदूर कोनो राहत नहीं के मिलल ना। 6000 रुपये जौन मिले करे वो ना मिलल ना। अभी तक ले कुछ ना मिलल हमने के लॉकडाउन से। कई हाली कई नहीं फोटो करा के को ना हमरा राहत मिलल अभी तक ले। आज तक ये 2-3 किलो चावल डूबा हुआ सही से जी आइले। 2 महीने के बाद पानी कुछ हटा, बाढ़ खत्म हुआ, लेकिन फिर दोबारा मतलब बांध टूटने के कारण दोबारा अभी पानी से भर गया पूरा पंचायत, जिसमें 2000 घर हैं और सारे घर पानी में डूबे हुए हैं। लमसम 1500 लोग रोड पे अपना विस्थापित हुए हैं। ये सुते बैठे, ओढ़ना बिछावना सारा चीज के दिक्कत बा। 2 रुपया पैसा सब के दिक्कत बा। लड़का 2 पैसे तो बैठे बड़े सन, बाहर से सब बंदे बा। यहाँ से तो माने पूरा मानी जे बहुत घर डूबल बा, बांध से लेके यहाँ तक ले। और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 दिन तक NH-28 पर बंद रहेगा परिचालन। 2 दिन तक NH-28 पर परिचालन बाधित रहेगा। 2 और 3 अक्टूबर को NH-28 पर पूरी तरह से परिचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। NH-28 की मरम्मती का कार्य चल रहा है और इसे लेकर परिचालन बंद किया गया है। गोपालगंज से मुजफ्फरपुर के बीच नहीं चलेंगी गाड़ियां। तो बाढ़ और बारिश की वजह से जर्जर हो गई सड़क और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता दी थी और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 दिन इस सड़क पर कोई भी परिचालन नहीं होगा NH-28 पर और इसे मरम्मत किया जाएगा। 2 और 3 अक्टूबर को NH-28 पर परिचालन पूरी तरह बंद होगा। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। शहर के वार्ड संख्या 9 का कुछ इलाका बागमती के किनारे बसा है और नदी की तेज धार ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया है। इलाके में कई पक्के मकान भी कटाव की जद में आ गए हैं। हालात ये है कि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बाढ़ और कटाव पीड़ितों की माने तो कुछ लोगों की निजी जमीन भी नदी की धार में समा गई। अब लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बांध निर्माण की मांग कर रहे हैं। 15 से 16 जितना भी नदी की धार में आदमी है, घर है, उसका सब घर एकदम कटाव हो रहा है। रास्ता बिल्कुल नहीं है। रास्ता बिल्कुल एकदम बचा ही नहीं। पीछे वाला आदमी दलदल में फंसा हुआ है कि भाई किधर माहे निकले, ताकि कोई तो घर बाटे रास्ता तो देगा नहीं। लेके कैसे रहते हैं, बाल बच्चा कब गिर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा,
इसका कोई ठीक नहीं है। आप वोट लेने के लिए सब आते हैं कि हमको सब वोट दीजिए, वो कहता है हमको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लॉकडाउन में ढील का असर मोक्ष नगरी गया में देखने को मिला। पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी लोग गया में पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं और पीतरों को तर्पण कर रहे हैं। गया पिंडदान करने पहुंचे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद वो पिंडदान करने के लिए यहां पहुंचे हैं। हम लोग नहीं पितृपक्ष में आते थे, लेकिन अब नहीं आ पाए, जो लॉकडाउन था जो है, तो अब की बार आएंगे, खुला है तो लोग जजमान का जो है पिंडदान हो गया है। 2 महीना जो पितृपक्ष मेला है, आश्विन का महीना, तो 2 महीना में कहीं पिंडदान कर सकते हैं।